नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा अ क्लिक अवे, जो डिजिटल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है मंडे को, उसके बारे में ये आर्टिकल है फर्स्ट वाला। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। दूसरा इधर आर्टिकल है एनलार्जिंग अ विंडो। अभी 4 ऐसे इवेंट्स जो कि हुए तो बिल्कुल अलग अलग हैं, पर चारों में इंडिया के लिए कुछ रिस्क है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जानेंगे पूरी डिटेल में। इसके अलावा मॉनसून सीज़न को लेकर के एक और इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को आईएमडी ने अभी कंसिडर करना शुरू नहीं किया है। एक और फैक्टर है और वो फैक्टर है दैट इज़ एटलांटिक नीनो इफेक्ट। पूरा डिटेल में जानेंगे। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है। और फिर फोर्थ आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा मेक हाइड्रोजन इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है उनको सस्ती कर सकें और हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। जानेंगे पूरा डिटेल में। तो चारों आर्टिकल है, देखते हैं कि को डिटेल में। अब फर्स्ट आर्टिकल है क्लिक अवे। देखो इसमें सिंपल सा ये है कि एक पेशेंट जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर वो डॉक्टर को स्विच करना चाहे कि डॉक्टर दूसरा चाहिए मुझे, तो उस केस में जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अपने पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक पॉली बैग में मेंटेन रखना होता है और फिर वो एक जगह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो कितनी मुश्किलें आती हैं। नया डॉक्टर नए प्रिस्क्रिप्शंस लिखेगा या फिर नई डिटेल लिखेगा, या फिर आप देख सकते हो कि डॉक्टर को भी समझने में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो मुद्दा ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक तो पेशेंट के लिए कितना मुश्किल है और दूसरा एक डॉक्टर के लिए समझना भी कितना मुश्किल है। तो ऐसे में ये सारी डिटेल्स अगर एक डिजिटल आईडी के बेसिस पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन की सेव कर दी जाए, जिससे कि एक इंडिविजुअल की पूरी हेल्थ हिस्ट्री वहाँ पर स्टोर्ड हो, तो उससे क्या होगा कि एक हॉस्पिटल ए है और दूसरा हॉस्पिटल बी है, तो ए हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो उस हेल्थ आईडी को एंटर करेगा उस पर्टिकुलर डेटा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर उस डॉक्टर को एक्सेसिबिलिटी दी हुई रहेगी। ठीक है, तो वो जैसे एंटर करेगा तो पेशेंट की पूरी हेल्थ हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। तो उस हेल्थ हिस्ट्री को देखा और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दिया, पर वो ट्रीटमेंट मान लो काम नहीं कर पाया और डॉक्टर ए ने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसके बारे में ए ने भी अपनी एंट्री उस डेटाबेस पे डाल दी और पेशेंट जो है वो ए से शिफ्ट करता है हॉस्पिटल बी या फिर डॉक्टर बी के पास में, तो उस केस में अब बी क्या करेगा, वही आईडी का यूज़ करेगा, फिर से पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देख लेगा। इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितना कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और कितना एफिशिएंट मैनर में हेल्थ सेक्टर काम कर पाएगा। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अभी जो मंडे गया है परसों। ठीक है, इसमें देखो एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी हर एक सिटीजन के लिए, जिसके बेसिस पे हर एक सिटीजन का जो हेल्थ हिस्ट्री है वो डिजिटल रजिस्ट्री पे स्टोर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो सीमलेस होगा, विदाउट हर्डल्स होगा। ओके, तो इसमें देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन था जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारे यहाँ पर पेशेंट्स है क्रॉनिक डिजीज़, जो लंबे समय तक बीमारियाँ चलती रहती हैं वो, और कोविड की वजह से जो मुश्किलें सामने आई हैं अभी, कोविड ने भी सबसे ज़्यादा किसको परेशान किया है, जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित थे, मतलब पहले से कोई दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ चल रही हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे कार्डिक से रिलेटेड कोई इशू हो। तो इन सारी प्रॉब्लम को अगर देखें और कोविड का इम्पैक्ट और आ गया तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है ऐसे इंडिविजुअल्स को। तो पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो जितने कुछ भी पब्लिक हेल्थ ने चैलेंजेस देखे हैं ना, उनका अपने आप में बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है ये, जिसको हम बोल रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब आप देखो इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है डेटा को, बिना कोई फिजिकल मूवमेंट के, कोई भी डॉक्यूमेंट के या कोई भी रिपोर्ट को ले जाने के। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल मान लो कि एक से ज़्यादा आइलमेंट से बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, शरीर में एक नहीं 2-3 बीमारियां लगी हुई हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा जो कि हेल्थ मॉनिटरिंग को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है ना, कि लोगों की
जो पब्लिक मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको लॉन्ग टर्म तक आराम से मॉनिटर किया जा सकेगा और पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि डेटा स्टोर रहेगा। अब डेटा स्टोर रहेगा तो सरकार को भी पता रहेगा कि कौन सी बीमारी ज़्यादा प्रेवलेंस में आ रही है। एक सेकंड रुकिए। पर ये जो डेटा सिस्टम इतना एफिशिएंट काम करने की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ मुद्दे भी हैं। एक तो ये एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए और एक जो एथिकल इश्यूज हैं वो नहीं आने चाहिए। इसका मतलब हो गया कि नैतिकता को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिसयूज़ भी किया जा सकता है डेटा का, नहीं तो ब्लैकमेल भी किया जा सकता है एक पेशेंट को। ये बहुत सारी रिस्क है अपने आप में, ठीक है। तो एथिकली एप्लीकेबल होने चाहिए ये सिस्टम अगर हम बात करें। देखो ग्लोबली अगर देखा जाए ना तो इस तरीके के ई हेल्थ इनोवेशंस इंडिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले देखो यूनाइटेड किंगडम यूके में भी नेशनल हेल्थ सर्विस नाम से पहली बार डिजिटल सिस्टम को पेशेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए शुरू किया गया था। पर यह प्रोग्राम बहुत ही बुरे तरीके से पिटा था क्योंकि डॉक्टर्स को इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। इसके अलावा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन नहीं रख पाई थी, डेटा भी बहुत ज़्यादा चोरी हुआ था। तो इस चक्कर से ये डर हमारे यहाँ पर भी बना हुआ है और ये प्रोग्राम अल्टीमेटली 2011 में ख़त्म हो जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में अगर हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट था जो फेल हुआ। इसके अलावा यूएस ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। वहाँ पर देखो आउटकम जो है इस तरीके के हेल्थ सिस्टम मतलब डिजिटल हेल्थ सिस्टम का यूज़ करना, ठीक है, तो इसका आउटकम बहुत ही अच्छा मिल रहा है। पर एक चीज़ वहाँ पर भी क्या क्लियर होके आ रही है, डिबेट वहाँ पर भी चल रहा है कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को या प्रिस्क्रिप्शंस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डेटा पोर्टल के ऊपर आप स्टोर रखते हो, डेटा एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो आप एक बताओ कि एक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है एक पेशेंट को वो तो ठीक है, पर उस बंदे को अब एंट्री भी करनी पड़ेगी डेटा के अंदर कि हाँ जी क्या कब किया था। तो इस चीज़ के लिए वो डॉक्टर से ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन क्या आ गया है, एक डेटा एंट्री का। अब डेटा एंट्री का आ गया मुद्दा तो आप देख सकते हो यूएसए में बहुत सारे फिजिशियंस हैं ना वो बर्न आउट हो चुके हैं। बर्न आउट का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनकी जो मानसिक परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये चीज़ क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहीं प्रेशर ना क्रिएट कर दे हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे प्रॉब्लम में है। तो ये हमारे लिए कुछ कैविएट्स है, कुछ वार्निंग्स है। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जगह से आप यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार तो कर दोगे, पर आप एक चीज़ बताओ कि एक डॉक्टर की जो लैंग्वेज है लिखने की, क्या वो दूसरे डॉक्टर को एज इट इज समझ में आएगी? या फिर आप ये कहो कि किसी इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट मिला है इंडिया के एक स्टेट में, मान लो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, और जाकर के वो ट्रीटमेंट ले रहा है अपना साउथ इंडियन स्टेट्स में, जो एक्स्ट्रा भर बाद में जो स्विच किया उसने डॉक्टर या हॉस्पिटल को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत मुश्किलें पैदा कर देगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो डॉक्टर्स की क्रॉनिक शॉर्टेज है, लगातार कमी आ रही है हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स। आप देखते हो कितने WHO की जो गाइडलाइंस है उससे भी हम बहुत कम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है डॉक्टर्स का। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो वो भी वीक है। फिर इंटरनेट, अभी यहाँ पर आप डेटा की बात कर रहे हो, डेटा इंटीग्रिटी की बात कर रहे हो, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। डेटा एंट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हैवी टास्क बन जाएगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए जो गाँव के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इनको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो आयुष्मान भारत मिशन है ना, ये देखो पेशेंट्स को एक ऑप्शन तो देता है कि वो अपने रिकॉर्ड को चाहे तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि एक तरफ तो आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, और दूसरी तरफ आप देखो कि ये डेटा स्टोर हो, ये डेटा एक्सेस कर सकेंगे। पर दूसरी तरफ हम अगर देखें तो हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून ही नहीं है अभी तक भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास में अटका पड़ा है ये कानून। तो ये कानून आना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट की जो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो भी प्रिवेसी है, उसका वायलेशन सीधा सीधा होने का डर है, जो कि हमने ऊपर देखा ना यूके वाला जो केस था।
तो पॉलिसी मेकर्स को देखो सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है, और ये जो कोई भी एड्रेस चैलेंजेस हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, इन चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में यूके की तरह डिजास्टर साबित हो सकता है ये इनिशिएटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द अटलांटिक नीनो इफेक्ट। आर्टिकल को लिखा है रघु मुरुतुगुड्डे। देखो इनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सीधा कोर्ट में घसीटने की पूरी तैयारी कर दी, और ये था उनका मुद्दा कि अब की बार मॉनसून नॉर्मल नॉर्मल बोला गया, और ये चक्कर क्या है कि अब की बार अगस्त महीना तो बिल्कुल ड्राई चला गया, तो ये एक्यूरेसी क्यों नहीं है, क्यों हमें पागल बनाया गया। ठीक है, ये बात बोली किसने, मध्य प्रदेश के किसानों ने। अब इस मुद्दे में जो कुछ भी फंसा है वो ये कि आईएमडी की जितनी भी फोरकास्टिंग आती है ना, वो देखो 70% एक्यूरेसी रखती है। दैट मीन्स कि 30% तो फेल होने के चांसेस रहते हैं अगर आईएमडी कोई भी रिपोर्ट डिक्लेयर करता है तो देखो इस क्वेश्चन पे तो पार्लियामेंट में भी बातचीत हुई थी कि अब की बार जो मॉनसून है वो इतना इरेटिक कैसे बिहेवियर कर रहा है, क्या इसमें आर्कटिक रीजन दैट मीन्स नॉर्दर्न पोल जो है वहां पर जो गर्मी बढ़ रही है क्या उसका असर है। जी इसका तो असर है ही, इसके अलावा भी राइटर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और समझा रहे हैं। देखो मॉनसून की शुरुआत 3 जून से हो गई थी, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो लगभग केरला की बात करें, गुजरात की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या नॉर्थ ईस्ट या फिर उड़ीसा की बात करें, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लगभग 3% तक रेनफॉल डेफिसिट देखा गया। 30% तक रेनफॉल डेफिसिट देखा गया, जो कि बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा है ये डेफिसिट। इसके अलावा आप दूसरे कंट्री की बात कर, मतलब दूसरे पार्ट्स की अगर बात करें कंट्री में, तो वहाँ पर भी डेफिसिट जो था वो 20% तक लगभग देखा गया। तो इसके पीछे अब की बार जो कारण था वो कोई पैसिफिक ओशियन के अंदर जो अल नीनो इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो नहीं था, जबकि अब की बार तो ये था फोरकास्ट में कि अल नीनो की बजाय ला नीना प्रेवलेंट है। अगर अल नीनो होता है ना पैसिफिक ओशियन में, तो इसका मतलब आप समझो कि इंडियन मॉनसून है वो वीक पड़ेगा, जबकि अल नीनो नहीं था क्या, ला नीना। और ला नीना अगर प्रेवलेंट है इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया में मॉनसून है वो स्ट्रांग रहेगा। पर अब की बार तो मुद्दा पूरा ही बिगड़ गया, ला नीना होने के बावजूद भी रेनफॉल इतनी अच्छी नहीं रही, नॉर्मल के आसपास में भी, मतलब आसपास तक ही पहुंच पाई, या फिर वो भी कब, जब सितंबर मंथ में। बाकी अगस्त मंथ तो बिल्कुल ड्राई गया। कल हमने इसका एक्सप्लेन पेपर भी अच्छे से डिस्कस किया था शाम वाले वीडियो में, राइट। तो ऐसे में अल नीनो की बजाय अब की बार जो असर है ना वो है इसके छोटे कजन ब्रदर का। वो कौन है, द अटलांटिक नीनो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अटलांटिक जोनल मूड। जो सिचुएशन पैसिफिक ओशन में क्रिएट होती है एग्जैक्टली वो की वो सिचुएशन वेस्टर्न, आप कह सकते हो वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे होती है, और वो चीज़ें अब हम समझते हैं मैप से। अब आपके सामने स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग रीजन में कौन कौन सी कोल्ड वाटर करंट फ्लो होती है और कौन कौन सी हॉट वाटर करंट फ्लो होती है। जो ये ब्लू कलर में है ये सारी की सारी कोल्ड वाटर करंट है, मतलब ठंडा पानी लेकर के आती है अपने साथ में, ठीक है। और जो ये रेड कलर की है वो सारी हॉट वाटर करंट है, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। अब देखिए इसमें जो पॉइंट हमारा चल रहा है वो ये यहाँ पर आप देख सकते हो पेरू करंट दिखा रहा है, यहाँ पे हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं इसको। ये कोल्ड वाटर करंट है और इधर से आ रही है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है ये टकरा रही है पेरूवियन करंट से। तो अगर यहाँ पर पेरूवियन करंट अगर स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब यहाँ पर ठंडा क्लाइमेट क्रिएट हो रहा है इन दोनों के टकराने के बावजूद, एक ठंडी है एक गर्म है, तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि यहाँ पर आप क्रिएट मान लो कि ला नीना तैयार हो गया। पेरू अगर ज़्यादा डोमिनेट करता है, जस्ट ऑपोजिट हो गया ना कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो कि गर्म पानी की धारा है और ये इधर आप देख सकते हो पेरू वाली जो है ठंडी, इसके ऊपर डोमिनेट करने लग जाए ये इक्वेटोरियल करंट, तो इस केस में यहाँ पर हो जाएगा अल नीनो। और अल नीनो अगर यहाँ पर हो जाता है तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर भी यहाँ पे डाउन चला जाएगा, और प्रेशर डाउन चला जाएगा तो हवाएं इंडियन मॉनसून वाली जो है वो वीक पड़ जाएगी। एक तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा जो मुद्दा हम बात कर रहे हैं कि बोला अब की बार अल नीनो की बजाय तो ला नीना डिक्लेयर किया था कि पेरू करंट है वो डोमिनेट करेगी इक्वेटोरियल करंट पे, फिर भी ये रेनफॉल कम क्यों हुआ। इसके पीछे बताया जा रहा है इधर
कि अटलांटिक नीनो था वो क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैनरी करंट आ रही है इधर और इधर से आ रही है बेंगुएला करंट, ये दोनों की दोनों कैसी है, कोल्ड वाटर करंट, और इधर से आ रही है काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म वाटर करंट है। अब इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ये जब एक दूसरे से मिलती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर राइज हो गया। अब टेम्परेचर राइज हो गया, दैट मीन्स काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ना, वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव देखने को मिली। और इसका असर सीधा सा क्या हुआ, देखो वैसे तो इस अटलांटिक का सीधा नॉर्दर्न इंडियन ओशन से सीधा कोई लिंक नहीं है, पर आप यहां से देख सकते हो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का लिंक तो बनी जाएगा। इस लिंक की वजह से मॉनसून वीक पड़ गया। और मेनली कहां पर पड़ता है इसका असर, सीधी सीधी बताई हुई है आगे बात, हम देखेंगे आर्टिकल कि अगर यहां पर वेस्टर्न अफ्रीकन एरिया की बात करें, यहां पर टेम्परेचर अगर राइज होता है तो यहां पर लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर अपनी तरफ इधर से हवाओं को खींचता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है ना, जहां पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, उस वाले रीजन में लो प्रेशर जो मतलब उस तरफ जो हवाएं जाती वो उतनी स्पीड से नहीं जा पाई या उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं जा पाई जितनी नॉर्मल कंडीशंस में जा पाती। और क्यों नहीं जा पाई, इसके पीछे बताया जा रहा है अटलांटिक नीनो का फैक्टर। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल पे फिर से डिटेल में समझने के लिए। और यही वजह है कि अटलांटिक नीनो है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर मॉनसून जो है वो वीक रहा। ठीक है, मतलब आप देखो जिन नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल टाइम्स में मॉनसून पीक पे रहता, उस टाइम पे हमारे बहुत वीक रहा। और मॉनसून पे इम्पैक्ट क्या रहा वो हमने देखो मैप पे समझ लिया है, और वही चीज़ें बार बार बताई जा रही है। अच्छा, ये पहली बार आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि अटलांटिक नीनो का असर इंडियन मॉनसून पे है। 2014 में भी INCOIS इनकॉइस की स्टडीज़ ने ये चीज़ शो की है कि जब लो प्रेशर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अटलांटिक नीनो की वजह से इंडिया में, मतलब आप देखो कि अटलांटिक नीनो की वजह से इंडियन मेन लैंड के ऊपर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत कम क्रिएट हो पाता है। अब आपको पता ही है कि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। अब लो प्रेशर अगर इंडियन लैंड मास में नहीं बनेगा तो फिर ये हवाएं कैसे आएगी, साउथ वेस्ट मानसून कैसे आप देखोगे इंडियन लैंड मास की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नहीं होगा तो फिर आपको पता है रेनफॉल डेफिसिट ही आएगा। और यही चीज़ हुई है 2021 में। बोले यहाँ पर एक मिक्स लिंक है और इसमें जो एक मिस्ड लिंक है, और वो लिंक है अटलांटिक नीनो। अगर IMD इसको कंसिडर करना शुरू कर दे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी जो भी प्रिडिक्शन लगाई जाती है मॉनसून से रिलेटेड। और इंडियन मेन लैंड के ऊपर जितना भी हम मॉनसून के टाइम पे रेनफॉल रिसीव करता है ना, उसका 60% तो केवल और केवल इन लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ही आता है। और अब की बार लो प्रेशर सिस्टम ही नहीं बन पाए। मॉनसून की प्रिडिक्शन की बात करें तो ये देखो IMD के सामने वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, मॉन्यूमेंटल चैलेंज है, हमेशा रहता है। हम भी देखते हैं ना कि हमारी एग्रीकल्चर क्या है, एक तरीके से मॉनसून का गैम्बल है, जुआ है जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो पॉइंट यहाँ पर आ गया कि चाहे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हाँ जी कौन से रीजन में कितनी रेनफॉल होगी, या फिर जो मॉनसून ट्रफ है दैट मीन्स जो डिप्रेशन है या लो प्रेशर बेल्ट है उसका नॉर्थवर्ड माइग्रेशन, दैट मीन्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वहाँ तक शिफ्ट क्या होंगे। ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है IMD के लिए, ये बताना कि कितना क्या कौन से टाइम पे लो प्रेशर क्रिएट होगा नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो ऐसे में जो मॉडल है जिसके बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है उस पे हम देखो डिपेंड करते हैं, ज़्यादा हम रिलाई कर रहे हैं अल नीनो पे कि हाँ भाई अल नीनो अगर होगा तो मॉनसून वीक हो जाएगा। पर हमें अब अटलांटिक नीनो पर भी ध्यान देना ज़रूरी है जो कि इसी का छोटा चचेरा भाई है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लो प्रेशर सिस्टम या LPS की अगर बात करें तो ये नॉर्मली देखो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं, और जैसे जैसे समर्स होती हैं तो उसके हिसाब से वो अपने आप ही अपवर्ड मूव करते चले जाते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स तक वो मूव कर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल हम रिसीव कर पाते हैं। पर लो प्रेशर सिस्टम ही नहीं तैयार होंगे तो कहाँ रेनफॉल होगी। लो प्रेशर सिस्टम को वीक करने के लिए एक तो अल नीनो है, और अब एक और मुद्दा आ गया दैट इज अटलांटिक नीनो। तो अटलांटिक और इंडियन ओशियन वैसे तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये हमने मैप पे भी देखा, अच्छे से जानते भी हैं आप, पर फिर भी इसके बावजूद भी एटमॉस्फेरिक जो वेव्स क्रिएट होती हैं
उसकी वजह से ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ना, वहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा रिसीव होना चाहिए, पर नहीं होता अटलांटिक नीनो की वजह से। ठीक है, आईएमडी जो भी अपनी प्रिडिक्शंस लगाता है उसमें आप मान के चलो 70% एक्यूरेसी रहती है। इसका मतलब 30% तो उनकी प्रिडिक्शंस का फेल होना लाजमी है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि 70% एक्यूरेट है। ठीक है, तो ऐसे में अटलांटिक नीनो या फिर आप कह सकते हो नॉन अल नीनो ईयर है, ला नीना का टाइम है, फेवरेबल मानसून कंडीशन की बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी अगर वीक पड़ रहा है मानसून, तो आप मान के चलो अटलांटिक नीनो ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इंडियन साइंटिस्ट जो कि इनकॉइस से अपना रिलेशन रखते हैं, तो उन्होंने देखो अटलांटिक नीनो के फैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानना शुरू किया है, और प्रिडिक्शंस हैं वो भी लगभग 3 महीने पहले लगानी शुरू कर दी हैं। तो अब जो भी नेक्स्ट फोरकास्टिंग सिस्टम आए ना, तो उसमें हम ये मान के चलें कि वाकई में इस अटलांटिक नीनो को भी जगह मिलेगी आईएमडी की प्रिडिक्शंस में। ठीक है, और आप ये कि मान के चलो कि कोई भी फोरकास्ट होती है ना, वेदर फोरकास्ट, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, पर हाँ फार्मर्स को हम अवेयर कर सकते हैं कि भाई क्या रिस्क होगी अब की बार क्रॉपिंग सीजन में, अब की बार रेनफॉल ज़्यादा है तो फ्लड्स का चांस रहेगा या फिर ड्रॉट्स का चांस रहेगा। इसके लिए क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं उनको भी खुद को अवेयर होना होगा, और मॉनसून की जो प्रेडिक्शंस हैं उनको हमें टाइम टू टाइम हर एक तरीके से इंप्रूव करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पे जो भी एयर सर्कुलेशन है ना, वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल सेपरेट नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है, एक दूसरे से हर एक रीजन कनेक्टेड है, तो कहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है उनका हमें जितना एक्यूरेसी से ज़्यादा पता पड़ेगा, उतना ही हम प्रेडिक्शंस एक्यूरेट ला पाएंगे। ओके, तो ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल, जीएस पेपर 1 से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़, सिलेबस आप अपने साथ में रखा करो, जब भी ये वीडियोस देखो या खुद से पढ़ाई करो, प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना, प्री और मेंस दोनों का। और वैसे मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, विजन आईएएस का ही प्रिंट आउट बढ़िया है, वो कंसाइज मैनर में समझाया हुआ भी अच्छे से है, तो उसका प्रिंट आउट आप ले लेना। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एक, उसका सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के, ये 3 सिलेबस के प्रिंट आउट आपके टेबल पे एनी टाइम होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि जो कुछ भी मैं आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ, उन आर्टिकल्स का रिलेशन किस जीएस पेपर के साथ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ, आप देख लिया कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। और रमरवा दिया, सॉरी वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है मेक हाइड्रोजन इन इंडिया। इस आर्टिकल को देखो सौमित दास गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ है ये। देखो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कैसे हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन का दूसरे कंट्रीज़ को। ठीक है, अब इससे संबंधित देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था। साथ में पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें टेम्परेचर को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोशिश है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज ना होने दें। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर को। तो उसके लिए देखो हाइड्रोजन एक अपने आप में एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन अवेल कराता है, जिसमें हम हाइड्रोजन एनर्जी पे डिपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको हम बोलेंगे CCUS, इस टेक्निक पर भी डिपेंड कर सकते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब किया जाए यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लाई ऐश है, उसको कैप्चर करके ये जो भी धुआं निकलती है ना ईंट के भट्टों से, ब्रिक किल्न से या फिर कहीं पर भी, तो उसको आप कैप्चर करके और उस धुआं से फिर बाद में इकट्ठा करके कार्बन कंटेंट से ईंटें बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका यूज़ हो सकता है, और साथ में उसको स्टोर भी किया जा सकता है कहीं पर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ अभी चल रही है, तो उनको अचानक से हटाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको हम बोलेंगे हार्ड टू अबेट, कि उनको हम अचानक से रिड्यूस नहीं कर सकते, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो, चाहे शिपिंग सेक्टर हो, कहीं पर भी। पर हाइड्रोजन एक हमारे पास में ऑल्टरनेटिव लेकर के आता है। हाइड्रोजन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन, एक ब्राउन या ग्रे हाइड्रोजन का, और एक हो गया ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करोगे और जो पानी होता है नॉर्मल उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो इससे हम फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें आपने यूज़ क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी, इसलिए इसको हमने बोल दिया ग्रीन एनर्जी। दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं
इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी यूज़ करें, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी, वो एमिशन है कार्बन का, ये होता रहेगा, इसलिए इसको बोल दिया ब्राउन एंड ग्रे। और तीसरा तरीका होता है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसी में से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर ले, कार्बन को CCUS टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सेपरेट कर ले। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कॉस्ट अच्छी खासी लगती है। तो ओवरऑल क्या है, इनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ग्रीन हाइड्रोजन का ऑप्शन, ऊपर ही ऊपर वाला। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। आज अगर देखें ना तो वर्ल्ड में लगभग 1% से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड में। तो इसको हमें और एक्सपेंड करने का स्कोप अगर देखना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी में हमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर हम फॉसिल फ्यूल से निकालते हैं तो देखो उसकी कॉस्टिंग आती है 1 से 2% पर किलोग्राम के हिसाब से। और वही अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की और साथ में आपने पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके और फिर हाइड्रोजन आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो उसमें देखो 1 किलोग्राम के ऊपर $4 से $6 लगेगा। तो ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? इसको कॉम्पिटिटिव बनाना है इस टेक्नोलॉजी को। उसके लिए क्या होता है? केवल और केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन लाना। देखो 2030 आते आते हमें फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन फॉसिल सिस्टम के ऊपर अगर स्विच करना है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर्स की जो पैसा लगता है, जितना कोई भी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हमें रिड्यूस करना होगा और एफिशिएंसी लेकर के आनी होगी कि हाँ कम से कम बिजली लगे और उसके बेस पे फिर हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो रिन्यूएबल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एरिया है, ठीक है। तो क्यों ना हम रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा सा और सेक्टर को एक्सपेंड करें और उसका यूज़ करें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके लिए टेरी जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा है और टारगेट ये है कि आज अगर कंडीशन आज की देखें तो हमारे 6 मिलियन टन तक का डिमांड है ग्रीन हाइड्रोजन की इंडिया में। तो इसको 2050 आते आते 50 मिलियन टन तक हमें लेके जाना है। और अगर ग्लोबली देखी जाए ना तो आप करंटली 70 मिलियन टन डिमांड है हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इंडिया में तो डिमांड अभी बहुत कम है, 6 मिलियन टन है। इसको 50 मिलियन टन तक ले जाने में 2050 आएगा, पर अभी ग्लोबली तो 70 मिलियन टन की डिमांड है ना। तो क्यों ना हम ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ते में प्रोड्यूस करके और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन को हम पेरिस टारगेट्स को अचीव करने में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट क्या आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत सोच समझ करके अचीव करनी है, जो कि बहुत मुश्किल भी है। तो उनमें पहली जो मुश्किल होगी या पहला जो चैलेंज होगा वो क्या है? दैट इज़ कि आप इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन को दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करोगे, तब जा करके आपकी हाइड्रोजन एनर्जी है वो यूज़ होगी। तो ऐसे में अगर आपने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगा करके फिर हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया और उस हाइड्रोजन से दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो पता पड़ा कि आप केवल 30 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो कितना लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है ना, इसको रिड्यूस करना होगा। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें हमें एक्सपेंड करना होगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर किस पे आएगा? ज़मीन पर। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एफिशिएंसी को लेकर के है, और रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए सप्लाई को इंश्योर करना ज़रूरी है। तो पहला मुद्दा क्लियर। दूसरा चैलेंज क्या आ जाता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है। अगर अमोनिया के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की बात करें ना तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितनी एनर्जी आएगी ना वो अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसे में आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आयतन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए बड़े कंटेनर्स लाने पड़ेंगे, तो वो भी थोड़ा सा महंगा सौदा हो जाएगा। और साथ में अगर हाइड्रोजन को हम एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी करें या ट्रांसपोर्ट भी करें, तो उस केस में हमें बहुत बड़े कंटेनर ना लेने की बजाय अगर छोटे कंटेनर लेके आएंगे तो हाइड्रोजन को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा कंप्रेस करके, और लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा -253 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में लॉजिस्टिक चार्जेस कितने बढ़ गए, कितना खर्चा बढ़ गया। तो क्या वाकई में हाइड्रोजन का एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए एक ऑप्शन बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी गैस पाइपलाइंस यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉसिल फ्यूल के लिए, तो बोलो उसी गैस के साथ में ब्लेंड करके और हाइड्रोजन को मिक्स करके भेजा जा सकता है।
इससे क्या होगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया तो रिड्यूस हो गई, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो फिर इससे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज की जा पाएगी। ठीक है, इसके अलावा आज जो इंडिया में ज़्यादातर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है ना, वो देखो ऑन साइट है, मतलब जहाँ पर ज़रूरत है वहीं की वहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका ऑप्शन आप अगर ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स कि एक जगह पे आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस की और उससे फिर पाइपलाइन के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उस केस में तो चलो आपने कॉस्टिंग डाउन कर दी। पर आज के टाइम पे जो करंट सिचुएशन है वो तो ये कहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ही ऑन साइट होता है, जिस जगह पे हाइड्रोजन का कंजम्पशन है वहीं पे उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो दूसरा चैलेंज क्या हो गया ट्रांसपोर्ट को लेकर के। तीसरा ये मुद्दा आता है कि हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे सर्टेन सेक्टर्स हैं जिनके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हमें करेक्ट करना होगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर तो देखो आप स्टील, अमोनिया, रिफाइनरीज, वहाँ पर हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो। पर इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वेट के कंपैरिजन में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर हाइड्रोजन वहाँ पर ज़्यादा एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमें एक कैसा है ना प्रॉमिसिंग ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कि एनर्जी टू वेट रेशियो जो है हाइड्रोजन का हमें पता है कम है फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में, कि फॉसिल फ्यूल का 1 किलोग्राम जितना एनर्जी देता है उसके कंपैरिजन में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी देगा, तो एफिशिएंसी भी कम है ऑलरेडी। या फिर आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर के अंदर हाइड्रोजन का यूज़ कैसे किया जा सकता है, तो उसका तरीका क्या है कि देखो आप जो भी घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है एसी। हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर सकते हैं, पर डीसी को स्टोर करने के लिए आपको बल्कि बैटरीज लानी पड़ती हैं। अब आप देखो कि जो व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करो, थ्री व्हीलर कोई भी है ना, तो उसमें आप घर पे या फिर कहीं पर भी व्हीकल में बैटरी इंस्टॉल करोगे तो उस बैटरी के अंदर वो चार्जेबल बैटरी होगी जो कि बैटरी के अंदर अपनी एनर्जी स्टोर करेगी और उसको आप यूज़ करके कहीं पे भी आ जा सकते हो। तो शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो हाइड्रोजन बिल्कुल भी कंपैटिबल है नहीं। वजह कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, बल्क में बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल स्टोर करके रखना पड़ेगा जिससे कि आपका जो व्हीकल है वो खुद ही हैवी हो जाएगा। तो ऐसे में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो देखो हाइड्रोजन जो है ना, मान लो कि एक सिटी की सिटी में आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर तो हाइड्रोजन कोई प्रॉमिस देता नहीं है, पर दूसरी तरफ अगर लॉन्ग डिस्टेंस की अगर ट्रेवल की बात करें तो वहाँ पर हाइड्रोजन एक स्टोरेज के तौर पर काम किया जा सकता है, या फिर हाइड्रोजन को एक सीजनल स्टोरेज के तौर पे भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ पर लगभग बोला जाता है कि 8 महीने के लगभग सनरेज हैं वो लगभग हमारे यहाँ अवेलेबल होती है। तो उस टाइम पर जो सनरेज हमें मिल रही हैं तो उसको आप सोलर पैनल लगाओ, विंड पैनल या विंड मिल्स लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप हाइड्रोजन के तौर पे कन्वर्ट करके और उसको स्टोर कर लो, और स्टोर कर लिया आपने हाइड्रोजन के फॉर्म में, कौन सी, ग्रीन हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि बचे हुए 4 महीने ये मान लो कि हमारे यहाँ पर फिर अब मान लो कि मानसून सीजन है, अच्छे से सनरेज भी नहीं आ रही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, तो उसका तरीका एक हो जाता है कि हम यहाँ पर जो स्टोर्ड हाइड्रोजन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में और मानसून के टाइम पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने एनर्जी स्टोर कर ली, एनर्जी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन एक अच्छा प्रॉमिसिंग ऑप्शन देता है। तो ये चीज़ बताई जा रही है एक तो, ठीक है। फाइनली ये भी अपने आप में चैलेंजिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन निकालना पड़ेगा, नहीं तो खर्चा भी तो ज़्यादा लगता है। फाइनली बताया जा रहा है राइटर के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये अभी फिलहाल तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है इसके ऊपर। हमने देखा ना कि $4 से $6 तक खर्च हो जाता है, ठीक है, जबकि फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन निकालो तो $1 से $2 में काम हो जाता है, राइट। तो ऐसे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के हिसाब से देखें तो 2021 की जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो ये कि जापान जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को, कि वो हाइड्रोजन इंपोर्ट कर ले ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। पर सवाल ये है कि प्रोडक्शन है ना वो उन्हीं कंट्रीज में ज़्यादा रिलायबल होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रीन एनर्जी का जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस हैं, और इसके लिए देखो इंडिया बहुत ही सुटेबल प्लेस है। तो एक टाइम था
जब हमारे सामने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरा नॉलेज था, पर उस रिन्यूएबल एनर्जी की अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी और आज आप देखो सोलर पैनल हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बैटरीज के लिए हमें दूसरे कंट्रीज के साथ में डील करनी पड़ती है। चाइना से लिथियम आयन बैटरीज है वो सस्ती आ जाती हैं इंडिया में प्रोडक्शन की बजाय। तो बोले ये अपॉर्चुनिटी है हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन की, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करते हुए इसको इंप्लीमेंट करना जल्दी से जल्दी जरूरी है। ये आज हम फॉसिल फ्यूल पर्शियन गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर दी तो हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो आप देख सकते हो अगर धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ता कर लेंगे तो हाइड्रोजन भी अपने आप ही उसकी कॉस्टिंग भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट ही तो ज़्यादा है ना इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस अच्छे से तैयार कर लो तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम पुश कर सकते हैं। हाइड्रोजन मिशन जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है उसको हम अच्छे से अचीव करें, आशा तो ये है। और साथ में प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस भी होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं लापरवाही हो जाए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़े, हमें नुकसान हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और साथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद में हम आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है पूरा मुद्दा, बहुत ही एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है ये। तो जीएस पेपर 3 हो गया ये सीधा का सीधा, और किसी और पेपर से रिलेवेंट कनेक्ट होगा डेफिनेटली आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आगे चलते हैं इस नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है एनलार्जिंग अ विंडो। देखो श्याम सरन जो हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। तो इनका कहना जो है वो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि 4 ऐसे इंसिडेंट्स जिनका एक दूसरे से देखा जाए तो लिंक है नहीं, पर इंडिया के एंगल से देखें तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रिस्क हैं। दोनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। पहला इंसिडेंट, यूएस और नेटो की फोर्सेस का विड्रॉ करना और तालिबान का टेक ओवर करना। नंबर 2, चाइना लगातार अपनी आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में रेगुलेटरी असॉल्ट, दैट मीन्स लगातार ऐसे कानून बनाया जा रहा है जो कि चाइना को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा था ना, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा, उसके लिए अब चाइना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन रहा है। अब चाहे फिर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो इन्वेस्ट करने वाले हो, या चाइना के खुद की लोकल जो बड़ी कंपनियां हैं वो बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, और चाइना लगातार अपनी जो पुराना जो सिस्टम था जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज SOEs, उन पे फिर से रिलायंस आ रही है। मतलब सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने हाथ में पकड़ बनाए रखना चाह रही है। दूसरा इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट जिसमें AUK US जैसे ग्रुप का स्टैब्लिश हो जाना और उसको लेकर के चाइना का अटेंशन पे करना। ठीक है, और चौथा इंसिडेंट जिसमें क्वाड मेंबर्स की इन पर्सन फर्स्ट मीटिंग होना, जिसके चलते ये लगता है कि अब जो है ये क्वाड अब एक थ्योरी नहीं रही है, अब ये प्रैक्टिकल हो चुका है। तो ये 4 इंसिडेंट्स हैं। इन चारों इंसिडेंट्स का अगर हम देखें तो इंडिया के लिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों है, पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो रिस्क से ज़्यादा है। सबसे पहले सिचुएशन की बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में इंडिया ने अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत रखी, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट बहुत किया, पर उसके बावजूद भी तालिबान के टेक ओवर करने की वजह से इंडिया को वहां से हटना पड़ रहा है। और इंडिया की इतनी पकड़ नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की है। पर मुद्दा ये है, क्या तालिबान अपनी एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी जो है उसको छोड़ेगा? जो भी उन्होंने 1996 से 2001 के बीच में जो अपना रिजीम चलाया था, क्या वो आइडियाज छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर वो आइडियाज नहीं छोड़ेगा तो अफगानिस्तान के अंदर डेफिनेटली सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। सिविल वॉर का मतलब कि जो वहां पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, उनके बीच में क्लैश होने के पूरे स्कोप पर लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस केस में पाकिस्तान और चाइना जो सोच करके आगे चल रहे हैं ना कि भाई अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हमारा ही बंदा बैठ गया है, तो हमारे मन में आए जैसे हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, मन में आए जैसे हमारी पकड़ बना लेंगे, तो वो दूर का सपना है। वजह क्योंकि तालिबान जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए जो सेटबैक है ना कि जी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई में जो चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं ऐसा कुछ होगा क्या? क्योंकि यूएसए के विड्रॉल के बाद में सबसे ज़्यादा खुश हुआ है तो पाकिस्तान और चाइना ही हुए हैं, पर उनके लिए चैलेंजेस कम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। अब अच्छा, इसी में अफगानिस्तान वाले मुद्दे में कि भाई हमारे लिए तो केवल और केवल एक चीज़ रह गई, वेट एंड वॉच। अफगानिस्तान के मुद्दे पे तो
क्यों? क्योंकि सीधा हम एंगेज कर नहीं रहे हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ में हम हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं। साथ में ये भी कहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि भाई हमें अफगानिस्तान के लोगों का तो सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, अफगानिस्तान के लोगों का तो हमें सपोर्ट करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 2593 2593 करके जो रेजोल्यूशन है, जिसमें अफगानिस्तान की ज़मीन का कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर के यूज़ ना हो, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो अलकायदा हो गया या फिर ISIS जैसे ग्रुप हो गए, इनके साथ में क्या तालिबान अपने एंगेजमेंट रोक पाएगा? नहीं। तो ऐसे में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का डर हमारे है। तो ऐसे में इंडिया को अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर के तो स्टे हो जाना चाहिए, रुकना चाहिए। दूसरा, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर आए तो वहाँ के लोगों को हेल्प देनी चाहिए। और तीसरा, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमें तैयार रहना जरूरी है। वजह, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ डेफिनेटली राइज होगी। मुद्दा क्लियर? फिर आ जाओ अब चाइना के वाले मुद्दे पे। चाइना ने अभी अपनी जो आइडियोलॉजिकल और जो पॉपुलिस्ट डायरेक्शन का जो अप्रोच था उसको एकदम बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, और जो प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज हैं उनको हटा करके अब स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस को पुश करने की कोशिश कर रहा है लगातार। दैट मीन्स चाइना में जितना इन्वेस्टमेंट आया था, अब वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वहां से डर रहे हैं कि चाइना में अब क्या होगा। इसके जस्ट उलट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब USA की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे क्वेलकॉम हो गई, ब्लैकस्टोन हो गई, इनके CEO से मीटिंग करते हैं कि इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करो। तो ऐसे में चाइना से तो निकल रही हैं कंपनियां और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। और साथ में आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो क्वाड में जो एंगेजमेंट है उसको लें, या फिर US, जापान, यूरोप के साथ में इंडिया के एंगेजमेंट की बात करें, तो फिलहाल सिचुएशन इंडिया के फेवर में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए जितना कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी का जो हर्डल है, उन सारी चीज़ों को हमें करेक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कराने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारी इंटरनल है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। राइट? इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि चाइना के बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर इतने बिग स्केल पे कोई अवेल कर सकता है इन कंट्रीज़ को या फिर इन बड़ी कंपनीज़ को, तो वो इंडिया ही है। तो इंडिया ऐसा कर रहा है और इसके लिए अभी शुरुआत ही है, बहुत कुछ करना बाकी है। साथ में राइटर ये भी बोल रहे हैं कि RCEP से इंडिया बाहर निकल गया। ठीक है। इसके अलावा जो आप देख सकते हो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हुआ करती थी बराक ओबामा के टाइम पे, फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि विड्रॉ कर लिया था USA ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर उसके बाद में नया ग्रुप निकल के आ रहा है जिसको बोल रहे हैं TPP, जिसका फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो बोलो उसमें भी इंडिया को अपनी मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। RCEP का तो आपको पता ही है कि 2012 से इंडिया नेगोशिएट कर रहा था, पर इंडिया को डर क्या था कि बोलो चाइनीज प्रोडक्ट जो हैं वो दूसरे RCEP के मेंबर्स के थ्रू इंडिया में फ्लड कर जाएंगे और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को डैमेज कर देंगे। तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जो डेयरी फार्मिंग सेक्टर है वहां पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, बहुत सस्ते के अंदर मिल्क प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऐसे में बोला हमारे यहाँ पर तो लाइवलीहुड अर्न करते हैं हमारे यहाँ के फार्मर्स, उनको अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर बाद में तो हमारे फार्मर पहले सुसाइड करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंडिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया था RCEP से। ठीक है। तीसरा जो एरिया है दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, APEC, इंडिया ने इसमें अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है मेंबरशिप के लिए। बोले इन तीनों ग्रुपिंग के अंदर इंडिया को अपनी मेंबरशिप लानी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ग्रुप ऐसे हैं जहां पर चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर चुका है। पर चाइना जैसा कि हमने देखा कि इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में एंगेज ना करके खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करके और फिर बाद में आसपास के देशों के ऊपर अपनी दादागिरी जमाना चाहता है। तो ये चीज़ है इंडिया के लिए फेवरेबल, तभी जाकर के इंडिया डबल डिजिट जो ग्रोथ है वो इंश्योर कर सकेगा। फिर आ जाता है तीसरा मुद्दा दैट इज AUKUS वाला ग्रुप। अब इसमें आप देखो AUKUS में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई कर दी जाएगी। अब न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई चाहे 10 साल में हो, 8 साल में हो, 15 साल में हो, वो एक अलग बात है। पर एक बार अगर देखा जाए तो चाइना के लिए अब क्वाड से ज्यादा चैलेंजिंग AUKUS है। तो एक बार तो क्या हो गया, इंडिया को अब सीधा दो हाथ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी चाइना से। ठीक है। अब हम अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ में चाइना के साथ एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि अब चाइना का जो मेन फोकस है वो क्वाड से हट करके अब क्वाड सेकेंडरी हो गया है, प्राइमरी कौन हो गया है, AUKUS। वो बात ठीक है कि चाइना के साथ में ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं, पर ये चीज़ भी क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो डिसाइड कर लिया कि हम तो US की तरफ ही जाएंगे, और कोल्ड वॉर एरा में भी ऑस्ट्रेलिया US की तरफ ही था।
क्लियर ये तीसरी चीज। अब चौथी चीज पे आ जाओ, कॉड पे। तो कॉड का तो सिंपल सा यही है, डाइवर्सिफाइड मैनर में काम कर रहे हैं, सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिलिट्री अलायंस तो है ये, पर उसके साथ में बहुत सारा और भी इश्यूज हैं जिनके अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो सिनेरियो आपको पूरा क्लियर है चारों इक्वेशन का, सेंटर में हम हैं। अब आ जाती है थोड़ी सी चाइना की बात, कि चाइना तो देखो अपनी तरफ से ये चीज़ तो बिल्कुल भी सोच चुका है कि हाँ ताइवान हो गया या हांगकांग हो गया, ये ऐसे टेरिटरीज हैं जिनको चाइना बिल्कुल अपने साथ में ग्रैब करके अपने साथ में मर्ज करना चाहता है। तो उसमें वहाँ पर पीसफुली या फिर नेगोशिएशंस के बेसिस पे उनके एग्रीमेंट करेगा, उनको ज्वाइन कराएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हांगकांग में हमने देखा किस तरीके से रिजीम चेंज कर दिया, वहाँ पर कानून ऐसे ला दिए गए हैं कि भाई अब वन टेरिटरी और वन स्टेट होगा, वन सिस्टम होगा, ना कि वन टेरिटरी टू सिस्टम जैसे हांगकांग के साथ में था। तो बोला अब ताइवान के साथ में भी नेगोशिएशंस की बजाय अब हो सकता है कि चाइना अब जल्दी से जल्दी मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च करके और ताइवान को कैप्चर करे, वन चाइना की जो पॉलिसी है वो अप्लाई कर दे वहाँ पे। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पर अब ताइवान के साथ में अगर चाइना कुछ भी करता है तो ये इशू आ गया आपका साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी वाले मुद्दे का। तो चाइना वहां पर अपनी एग्रेशन दिखाने की पूरी ताक में बैठा हुआ है, और चाइना अगर ताइवान को टेक ओवर करता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैसिफिक ओशन में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप ध्यान रखो इंडो में भी आने के चांसेस हैं। तो देखो हमें कॉड कंट्रीज के साथ में हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी है, उनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं। देखो इस चीज़ को लेकर के जापान ऑस्ट्रेलिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस और आप जानते हो इंडिया, चारों मिलकर के बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन क्या कर, अच्छा अब इस चीज़ को चैलेंज कौन करेगा सबसे ज़्यादा, ताइवान को अगर कैप्चर करेगा तो यूके यूएस पहले कूद के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका ये अपना एक अलग ही लेवल का डील हो चुका है, क्योंकि तीनों के बीच में कन्वर्जेंस आ रही है कौन सी, एंग्लोस्फेयर की, कि यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उनके बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। तो देखो बात ऐसी है कि हम भी बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ में, हमें भी अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो राइज करनी है, पर हाँ यूएस हमें स्पेस दे रहा है, इसको नेगेटिव ना लें, हमें स्पेस मिल रहा है कि सीधा चाइना से हमें कॉन्फ्रंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारे लेवल पे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बात ऐसी है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है, हमें उनको तो राइज करना है ही, पर साथ में ये जो टाइम है जितना फेवरेबल है इस टाइम पे हमें अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर लिया और ये जो कॉड के मेंबर्स हैं इनके साथ में हमारी एंगेजमेंट भी चल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में हमारे कॉर्डाइल रिलेशन है, और उनके सामने हम एकदम से कट ऑफ कर दे या मतलब कैच ऑफ कर दे। कैच ऑफ का मतलब हो गया कि आप ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दो जो कि वो स्टेट्स या वो कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इंडिया ऐसा कभी करेगा भी क्या। तो सवाल क्या है, हमें हमारे सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है। सिचुएशन चारों थी, चारों को हमने समझा और क्या हमारे लिए वायबल है वो भी राइटर ने यहाँ पे हमें बता दिया, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था उसको हमने डिटेल में देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।